नार्निया में पीटर, सूसन, एडमंड और लूसी के चले जाने के करीब 1300 साल बाद अब टेलमरीन हुकूमत कर रहे होते हैं। इसी दौरान काउंसिल के एक अहम सदस्य लॉर्ड मिराज के घर बेटा पैदा होता है। मिराज को अब डर सताने लगता है कि कहीं असली वारिस प्रिंस कैस्पियन बड़ा होकर तख्त पर अपना हक न जता दे। इसलिए वो अपने जनरल को हुक्म देता है कि किसी भी तरह कैस्पियन को रास्ते से हटा दिया जाए। रात होते ही कैस्पियन के मेंटोर डॉक्टर कॉर्नेलियस उसे खतरे से आगाह कर देते हैं और अपने कमरे में छिपा लेते हैं। थोड़ी देर बाद कैस्पियन देखता है कि सैनिक और जनरल उसके बिस्तर पर तीर चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कैस्पियन वहीं सो रहा है। लेकिन असल में कैस्पियन पहले ही वहां से निकल चुका होता है। कॉर्नेलियस उसे क्वीन सूसन का पुराना जादुई हॉर्न देता है और घोड़े पर बैठाकर जंगल की तरफ भागने को कहता है। कैस्पियन घोड़ा दौड़ाते हुए किले से बाहर निकल जाता है, लेकिन जनरल भी अपने सैनिकों के साथ उसका पीछा करने लगता है। कैस्पियन जंगल में घुस जाता है। घना जंगल देखकर सैनिक कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन जनरल के गुस्सा करने पर वे दोबारा उसका पीछा शुरू कर देते हैं। कैस्पियन को लगता है कि अब वो बच गया है, लेकिन तभी उसका सिर एक पेड़ की शाखा से टकराता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। घोड़ा भी वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद दो बौने वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक, ट्रम्पकिन, कैस्पियन के पास पड़ा हुआ जादुई हॉर्न देख लेता है। कैस्पियन हॉर्न उठाता है और उसे जोर से बजा देता है। दूसरी तरफ लंदन में पीटर, सूसन, एडमंड और लूसी स्टेशन पर अपने बोर्डिंग स्कूल जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें नार्निया से वापस आए करीब 1 साल हो चुका होता है, लेकिन तब से वे दोबारा उस जादुई दुनिया में नहीं जा पाए। इसी बात को लेकर चारों परेशान होते हैं। तभी ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। चारों हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ते हैं और अचानक उन्हें महसूस होता है कि वे दोबारा नार्निया पहुंच चुके हैं। वे बेहद खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उनके सामने उनका पुराना किला तबाह पड़ा होता है। चारों उस जगह को पहचान जाते हैं। वे एक छिपे हुए रास्ते से किले के अंदर पहुंचते हैं। वहां उन्हें अपना पुराना सामान मिलता है, यहां तक कि फादर क्रिसमस के दिए हुए तोहफे भी सुरक्षित होते हैं। लेकिन सूसन का जादुई हॉर्न वहां नहीं होता। उधर टेलमरीन किले में ट्रम्पकिन को पकड़कर लॉर्ड मिराज के सामने पेश किया जाता है। मिराज एक बौने को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके लिए नार्निया के जीव सिर्फ पुरानी कहानियों का हिस्सा होते हैं। काउंसिल की बैठक में मिराज से प्रिंस कैस्पियन के बारे में पूछा जाता है। वह झूठ बोलते हुए कहता है कि नार्नियंस ने कैस्पियन को अगवा कर लिया है। अपने दावे के सबूत के तौर पर वह ट्रम्पकिन को सबके सामने पेश करता है और उसके साथ जुल्म करता है। इसके बाद मिराज हुक्म देता है कि ट्रम्पकिन को समुद्र में ले जाकर डुबो दिया जाए। 2 सैनिक ट्रम्पकिन को लेकर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनका सामना चारों भाई बहनों से हो जाता है। सूसन एक सैनिक को गिरा देती है और दूसरा डर कर वहां से भाग जाता है। पीटर ट्रम्पकिन को बचा लेता है। इसके बाद चारों उससे पूछते हैं कि नार्निया में आखिर हो क्या रहा है। ट्रम्पकिन ये जानकर हैरान रह जाता है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। जब वह उनकी तलवारों और हथियारों को देखता है तो धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये वही पुराने राजा और रानियां हैं जिनका जिक्र नार्निया की दास्तानों में किया जाता है। लेकिन फिर भी उसे पूरा यकीन नहीं होता। एडमंड उसके साथ तलवारबाजी करता है और उसे आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ घायल कैस्पियन की आंख खुलती है। उसके आसपास एक बौना निकाब्रिक और बैजर ट्रफल हंटर मौजूद होते हैं। वे कैस्पियन को टेलमरीन समझकर उसे मारने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रफल हंटर उसका विरोध करता है। उनकी बातें सुनकर कैस्पियन बाहर आता है और उन्हें बताता है कि उसके चाचा लॉर्ड मिराज हमेशा से तख्त हासिल करना चाहते थे, लेकिन कैस्पियन के पिता के जिंदा रहते वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए जैसे ही मिराज के घर बेटा पैदा हुआ, उसने कैस्पियन को मरवाने का फैसला कर लिया। कैस्पियन यह जानकर भी हैरान होता है कि नार्नियंस तो उसके हिसाब से सदियों पहले खत्म हो चुके थे। उधर मिराज डॉक्टर कॉर्नेलियस के कमरे में पहुंचता है। उसके पास सूसन का तीर होता है, जो उसे कैस्पियन के कमरे से मिला था। मिराज कॉर्नेलियस से सूसन के हॉर्न के बारे में पूछता है। कॉर्नेलियस उसे बताता है कि उस हॉर्न को बजाने से नार्निया के पुराने राजा और रानियां वापस आ सकते हैं, और अगर कैस्पियन को इस हॉर्न की ताकत का पता चल गया तो मिराज के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये सुनते ही मिराज कॉर्नेलियस को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डालने का हुक्म दे देता है। इधर मिराज अपने जनरल को हुक्म देता है कि कैस्पियन को ढूंढने के लिए और ज्यादा सैनिक भेजे जाएं। दूसरी तरफ कैस्पियन जंगल में भाग रहा होता है। ट्रफल हंटर और निकाब्रिक उसके पीछे जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी टेलमरीन सैनिक उन पर तीरों से हमला कर देते हैं। ट्रफल हंटर जख्मी हो जाता है। कैस्पियन उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक छोटा सा चूहा वहां पहुंचता है और अपनी बहादुरी से सैनिकों का सामना करता है। इसके बाद वो कैस्पियन, ट्रफल हंटर और निकाब्रिक को बाकी नार्नियंस के पास ले जाता है। नार्नियंस कैस्पियन को देखकर उसे मारने की बात करते हैं, क्योंकि वो टेलमरीन है, लेकिन कैस्पियन उन्हें समझाता है कि वो असली तख्त का वारिस है। वो वादा करता है कि अगर वे उसकी मदद करेंगे तो राजा बनने के बाद वो नार्निया की जमीन उन्हें वापस दिलाएगा। आखिरकार नार्नियंस उसकी बात मान लेते हैं और टेलमरीन्स के खिलाफ जंग में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर पीटर, सूसन, एडमंड, लूसी और ट्रम्पकिन जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उनका सामना एक जंगली भालू से होता है, जो बाकी नार्नियंस की तरह शांत नहीं बल्कि उन पर हमला कर देता है।
ट्रम्पकिन बताता है कि टेलमरीन्स ने नार्नियंस का शिकार करना शुरू किया। तब से जंगल के बहुत से जानवर भी जंगली और खतरनाक हो गए हैं। पीटर पुराने रास्ते को याद करते हुए सबको स्टोन टेबल की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नदी के पास पहुंचकर उसे रास्ता नहीं मिलता। लूसी कहती है कि उन्हें असलान का इंतजार करना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें मिराज के हुक्म पर सैनिकों को पुल बनाते हुए दिखाई देता है। अब उन्हें एहसास होता है कि लूसी सही कह रही थी। वे वापस जंगल की तरफ लौट जाते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। अगली सुबह लूसी एक अजीब सपना देखती है। उसे वे पेड़ दिखाई देते हैं जिनके बारे में ट्रम्पकिन ने बताया था कि वे डर कर जंगल के अंदर छिप गए हैं। सपने में वही पेड़ लूसी को असलान की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी लूसी को किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करती है और पीटर भी उसके पीछे पहुंच जाता है। वहां उन्हें एक नार्नियन जीव दिखाई देता है। पीटर उसे देखकर तलवार निकाल लेता है, लेकिन तभी कैस्पियन वहां पहुंच जाता है। कैस्पियन और पीटर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में बाकी भाई बहन और नार्नियंस भी वहां पहुंच जाते हैं। जब नार्नियंस चारों भाई बहनों को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये वही राजा और रानियां हैं जिनकी दास्तानें उन्होंने सुन रखी थी। नार्नियंस उन्हें स्टोन टेबल के पास बने अपने ठिकाने पर ले जाते हैं, जहां कई जीव हथियार और जंग का सामान तैयार कर रहे होते हैं। सूसन को एक गुफा में उनके बारे में बनी पुरानी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। इसके बाद कैस्पियन उन्हें और अंदर ले जाता है, जहां स्टोन टेबल मौजूद होती है। पीटर सभी नार्नियंस को इकट्ठा करके कहता है कि उन्हें रात में ही टेलमरीन किले पर हमला कर देना चाहिए। उसके मुताबिक टेलमरीन्स को ऐसे अचानक हमले की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन कैस्पियन और सूसन इस योजना के खिलाफ होते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें अभी यहीं छिपकर सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लूसी भी कहती है कि उन्हें असलान के आने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन पीटर जवाब देता है कि वे बहुत इंतजार कर चुके हैं। अब पीटर अपनी योजना के मुताबिक टेलमरीन किले पर रात में हमला करने का फैसला करता है। सबसे पहले एक उड़ने वाले जीव की मदद से एडमंड को किले के अंदर भेजा जाता है, ताकि वह सही वक्त पर हमला करने का इशारा दे सके। इसके बाद धीरे धीरे पीटर, सूसन, कैस्पियन, ट्रम्पकिन और बाकी नार्नियंस भी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उधर ट्रम्पकिन और चूहे गेट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, जबकि पीटर, सूसन और कैस्पियन डॉक्टर कॉर्नेलियस को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन जब कैस्पियन को कॉर्नेलियस नहीं मिलता तो वो उसे बचाने के लिए काल कोठरी की तरफ जाने का फैसला करता है। पीटर उसे रोकता है और कहता है कि पहले गेट हाउस पर पहुंचना जरूरी है। आखिरकार कैस्पियन काल कोठरी में पहुंचकर कॉर्नेलियस को आजाद कर देता है। कॉर्नेलियस उसे सावधान करते हुए कहता है कि वह मिराज को कमजोर समझने की गलती न करे, क्योंकि उसके पिता ने भी मिराज को कम समझा था और उसकी यही भूल उसकी मौत की वजह बनी थी। लेकिन कैस्पियन गुस्से में सीधे मिराज के कमरे की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वह मिराज से अपने पिता की मौत के बारे में सवाल करता है। मिराज की पत्नी तुरंत कैस्पियन पर हथियार तान देती है। तभी पीटर और सूसन वहां पहुंचते हैं और कैस्पियन को वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कैस्पियन उनकी बात नहीं मानता। वो दोबारा मिराज से पूछता है कि उसके पिता को किसने मारा था। आखिरकार मिराज कबूल कर लेता है कि उसी ने कैस्पियन के पिता की हत्या की थी। इसके बाद मिराज अपनी पत्नी को बातों में उलझाकर अचानक कैस्पियन पर हमला करवाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर और सूसन कैस्पियन को वहां से निकाल लेते हैं। इसी दौरान मिराज अलार्म बजा देता है। पूरे किले में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं और टेलमरीन सैनिक हथियार लेकर बाहर निकल आते हैं। पीटर अलार्म की आवाज सुनते ही गेट हाउस की तरफ भागता है और एडमंड को सेना को सिग्नल देने के लिए कहता है, लेकिन एडमंड उस वक्त खुद एक सैनिक से लड़ रहा होता है। सूसन और कैस्पियन पीटर से कहते हैं कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन पीटर मना कर देता है। वो कहता है कि उनकी सेना बाहर उनका इंतजार कर रही है। आखिरकार वो गेट खोल देता है। उसी वक्त एडमंड भी सेना को हमला करने का सिग्नल दे देता है। बाहर इंतजार कर रही नार्नियन सेना किले के अंदर घुस आती है और टेलमरीन सैनिकों से जंग शुरू हो जाती है। जंग के दौरान एक नार्नियन जीव मिराज पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टेलमरीन जनरल उसे मार गिराता है। मिराज तुरंत हुक्म देता है कि किले का गेट बंद कर दिया जाए। गेट बंद होने लगता है और नार्नियंस के लिए हालात बेहद खराब हो जाते हैं। तभी एक विशाल बैल जैसा जीव गेट के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे बंद होने से रोकता है। वो बाकी नार्नियंस से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। पीटर, सूसन, कैस्पियन, एडमंड और बाकी नार्नियंस किसी तरह गेट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मिराज उस जीव पर तीरों से हमला कर देता है। वह बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है और गेट बंद हो जाता है। कुछ नार्नियंस पीछे ही रह जाते हैं। पीटर उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अगर वे अभी नहीं निकले तो पूरी सेना वहीं फंस जाएगी। आखिरकार पीटर भारी दिल से वहां से निकल जाता है। बाहर पहुंचने के बाद पीटर और कैस्पियन के बीच जबरदस्त बहस हो जाती है। पीटर कैस्पियन पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसकी वजह से पूरी योजना बर्बाद हुई। कैस्पियन जवाब देता है कि अगर वो सेना को किले के अंदर लेकर ही नहीं आता तो हमला शुरू ही नहीं हो पाता। गुस्से में कैस्पियन वहां से चला जाता है। कैस्पियन के पीछे निकाब्रिक पहुंचता है और उसे दो ऐसे जीवों के बारे में बताता है जो मिराज को हरा सकते हैं। फिर वो व्हाइट विच को वापस बुलाने के लिए जादू करता है। बर्फ की दीवार में व्हाइट विच दिखाई देती है और कैस्पियन से उसका खून मांगती है। जैसे ही कैस्पियन उसके जादू में आने लगता है,
पीटर और बाकी भाई बहन वहां पहुंच जाते हैं। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैस्पियन काबू में नहीं आता। तभी एडमंड अपनी तलवार से बर्फ की दीवार तोड़ देता है और व्हाइट विच का जादू खत्म हो जाता है। उधर मिराज को इसका पता चलता है और वो खुद को राजा घोषित कर देता है। फिर अपनी सेना लेकर नार्नियंस पर हमला करने निकल पड़ता है। सेना को आता देखकर पीटर लूसी और सुसन को असलान ढूंढने जंगल भेजता है। वहीं कैस्पियन सुझाव देता है कि पीटर को मिराज से आमने सामने की जंग करनी चाहिए। मिराज चुनौती स्वीकार कर लेता है और दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है। उधर लूसी और सुसन जंगल में असलान को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन टेलमरीन सैनिक उनका पीछा कर लेते हैं। कैस्पियन आकर सुसन को बचा लेता है और उसे वापस ले आता है। पीटर और मिराज की लड़ाई में पीटर भारी पड़ने लगता है। मिराज धोखे से हमला करता है, लेकिन पीटर उसे जख्मी कर देता है। मिराज को मारने के बजाय पीटर उसे कैस्पियन के हवाले कर देता है। कैस्पियन भी उसे माफ कर देता है, लेकिन तभी मिराज के साथी उसे धोखा देकर मार देते हैं और इसका इल्जाम सुसन पर लगा देते हैं। गुस्से में टेलमरीन सेना नार्नियंस पर हमला कर देती है। नार्नियंस जमीन के नीचे बनाई गई सुरंगों और तीरंदाजों की मदद से कई सैनिकों को रोक देते हैं। फिर भी टेलमरीन सेना आगे बढ़ती रहती है। उधर लूसी आखिरकार असलान को ढूंढ लेती है और उसे सारी बात बताती है। असलान अपनी दहाड़ से जंगल के पेड़ों को जगा देता है। सारे पेड़ टेलमरीन सेना पर टूट पड़ते हैं और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। भागते हुए टेलमरीन्स पुल तक पहुंचते हैं, लेकिन सामने असलान और लूसी, जबकि पीछे पीटर और कैस्पियन की सेना खड़ी होती है। तभी असलान नदी की ताकत को बुलाता है। पानी की विशाल लहर पुल को बहा ले जाती है और टेलमरीन सेना पूरी तरह हार जाती है। बचे हुए सैनिक कैस्पियन के सामने सरेंडर कर देते हैं। जंग खत्म होने के बाद असलान कैस्पियन को नार्निया का नया राजा बना देता है, ताकि टेलमरीन्स और नार्नियंस के बीच दुश्मनी खत्म हो और दोनों मिलकर शांति से रह सकें। आखिरकार जंग खत्म होने के बाद चारों भाई बहन और उनके साथी नार्निया से विदा लेते हैं। वे उसी जगह वापस पहुंचते हैं जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। चारों एक बार फिर ट्रेन में सवार होते हैं और नार्निया को पीछे छोड़कर अपने बोर्डिंग स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और देखते ही देखते नार्निया की ये रोमांचक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।